आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री बिहार बोर्ड वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग सीरीज चल रहे थे उसका हम लोग आज सेट 7 देखने वाले हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? फ्रेंकल दोष निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आपको बताना है फ्रेंकल दोष। अब दोष क्रिस्टल में हम लोग दो प्रकार से देखे थे, एक शॉर्टकी और फ्रेंकल। दोनों को याद होना चाहिए, दोनों में अंतर भी याद होना चाहिए। तो फ्रेंकल दोष क्या होता है? जब धन आयन किसी अंतःकाशीय स्थान में चला जाता है तो ठीक है, उसको हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। शॉर्टकी मतलब धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंकल दोष को आपको समझाना है। तो फ्रेंकल दोष जो होता है वो आपका हो जाएगा AgBr में, AgBr। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। NaCl में जो होती है वो शॉर्टकी दोष पाया जाती है। कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष। ठीक है, शॉर्टकी दोष। ऑप्शन सी जो KCl है उसमें भी कौन सा दोष पाया जाती है? शॉर्टकी दोष। ठीक है, CaCl में भी कौन सी दोष होती है? शॉर्टकी दोष होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। तो आपको बताना है फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका या जालक में, जिसको हम लोग FCC कहते हैं, FCC में जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इसमें आपको बताना है संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो जो FCC में जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% हो जाती है। संकुलन क्षमता मीन्स भरा हुआ जगह कितनी? 74%। तो खाली तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? तो सिर्फ 100 में से घटा देना होता है। 100 में से घटाइएगा 74 तो आपका कितना आ जाएगा? आपका खाली आ जाएगा कितना? खाली कितना आएगा बताइए? ठीक है, यहां से खाली जो आएगा परसेंट आप लोग लिख सकते हैं। तो यहां से आपको भरा और खाली पता होना चाहिए। जैसे एससीसी में भरा जगह कितना होती है? मीन संकुलन क्षमता 52.4%। तो खाली तो आप निकाल लीजिएगा, 100 में से घटाइएगा, रिक्त स्थान आ जाएगी, खाली स्थान आ जाएगी। BCC की जो संकुलन क्षमता भरा जगह कितनी होती है? तो 68% होती है। यहां से तो आप खाली और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवल रूप से आकर्षित होते हैं? देखिए, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के आधार पे हम लोग पदार्थ को 3 टाइप में बांटते हैं: प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। ठीक है, अब देखिए, अब लौह चुंबकीय क्या होता है? लौह चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित हो। अनुचुंबकीय क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो प्रतिचुंबकीय होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 4 है, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? तो राउल्ट का जो नियम कहता क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा? विलय के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक की मोललता, ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। तो आप पढ़े होंगे विलय के मोल प्रभाज, इसको एक से कर लीजिए। P0 माइनस PS अपॉन में P0 इक्वल टू एक से, मतलब राउल्ट का नियम कहता है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए क्या कहता है कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मोल Al3+ को Al मीन्स एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए कितनी आवेश की आवश्यकता होगी? तो आपको बताना है कि Al3 है, एल्युमिनियम 3+ आयन है, इसको आप 3 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तब जाके ये Al में अपचयित होगी, एल्युमिनियम बनेगी। तो 1 मोल
ठीक है, 1 मोल आपको Al3 देने के लिए आपको 3 मोल क्या लगी, इलेक्ट्रॉन लगी। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1 फैराड के बराबर होता है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका हो जाएगा 3 फैराड के बराबर। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल H2O2 सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की जो दक्षता होती है वो आपका हो जाती है 70%, वही 60 से 70% के आसपास होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता निर्भर करती है। तो विद्युत अपघट्ट किसको कहते हैं, ठीक है, जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट को मिलाते हैं तो वो वैसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक में टूट जाए, ठीक है, उसी को विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे NaCl विद्युत अपघट्ट है, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, 2 से 2 पदार्थों में टूट जाएगी, 2 आयन में Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगी, तो इसको विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे CaCl सब क्या है, विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, ZnCl2 सब क्या है, विद्युत अपघट्ट है। तो विद्युत अपघट्ट में विलयन की चालकता किसके कारण होगी, तो यही जो टूटती है आयन के रूप में, यही आयन जो आपका क्या करती है, चालकता कराती है विलयन में। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका साथ का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, आयनों की सांद्रता पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का वैल्यू व्यंजक होता है वो K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log 10 बेस A बटा में A माइनस x होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि अर्धआयु काल पूछ देता T हाफ तो क्या बताते, 0.693 अपॉन में के होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, तो ऑप्शन ए है मुक्त ऊर्जा घटाकर, ऑप्शन बी देहली ऊर्जा बढ़ाकर, ऑप्शन सी है सक्रिय ऊर्जा घटाकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्प्रेरक होता है वो आपको सक्रिय ऊर्जा घटाकर अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बादलों पर उपस्थित आवेश को समाप्त कर वर्षा कराना कहलाता है। तो बादलों पर जो आवेश होता है उसको समाप्त करके हम लोग क्या कराते हैं, तो कृत्रिम वर्षा कराते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कोलाइडी कणों का जो हम लोग शुद्धिकरण करते हैं वो किस विधि द्वारा किया करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा अपोहन। क्या हो जाएगा, अपोहन एक विधि है जिसमें हम कोलाइडी कण को हम लोग क्या करते हैं, शुद्धि करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस किया जाता है ह्यूमन में भी, ठीक है, ध्यान में होगा ही। चलिए, शुद्ध करने के लिए जैसे कि किसी का किडनी फेल हो चुका है तो वहां पे भी डायलिसिस का हम लोग यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, झाग उत्प्लावन विधि किस प्रकार के अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है। तो झाग उत्प्लवन विधि या फेन उत्प्लवन विधि इसी को कहते हैं। तो इसका हम लोग जो उपयोग करते हैं तो वैसे सांद्रण के लिए करते हैं जिसमें सल्फर होता है, तो सल्फाइड गैस, ठीक है, जैसे ZnS हो गया, जिंक ब्लेड के लिए इसका यूज होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का मुख्य कार्य क्या है। जब हम लोहा का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें चूना पत्थर CaCO3 का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स के रूप में। ठीक है, अपचायक के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग कार्बन को यूज, वहां कार्बन के मतलब कोक को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
चूर्ण बना के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो आपका जो पीतल होता है वो आपका जिंक और कॉपर, यही कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पीतल कौन सी धातु है? मिश्र धातु है। हम ये इसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर और जिंक मिलाया जाता है। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जिंक और कॉपर इसमें कितना कितना प्रतिशत होता है, कॉपर का प्रतिशत क्या होता है और जिंक का प्रतिशत क्या होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है और इस बात को आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक है, तो जो PCl5 होता है वो एक ऑक्सी कारक होता है। क्या होता है? ऑक्सी कारक। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हास्य गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस का हम लोग रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, N2O। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस मीन्स रेडियोधर्मी है? वैसा अक्रिय गैस जो रेडियोधर्मी है, ठीक है। रेडियोधर्मी किसको कहते हैं? तो उसको छोड़ देने पर उसमें से कुछ कुछ किरणें निकलती रहती है, अल्फा बीटा गामा, एनी टाइम वो क्रियाशील रहती है, वैसे गैस को हम लोग रेडियोधर्मी कहते हैं। जैसे अक्रिय गैस कौन कौन होती है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ये सब किस ग्रुप का आता है? तो सब अक्रिय है, ग्रुप 18 का ये सब तत्व है, इसको अक्रिय कहते हैं। इसमें जो रेडन होती है ना वो रेडियोधर्मी होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 प्रदर्शित करने वाला तत्व है, जो सबसे +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। यदि फर्स्ट आपको बोले, फर्स्ट आवर्त में किसका? डी ब्लॉक का, ठीक है, मतलब डी ब्लॉक या संक्रमण श्रेणी के प्रथम आवर्त में, प्रथम श्रेणी में, तो वो एमएन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, मैग्नीज। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि संक्रमण तत्वों में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, मतलब डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसका ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो वो ऑस्मियम का हो जाती है। कहाँ तक हो जाती है? तो +8 तक। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, Fe3+ आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Fe3+, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा, तभी जाके बनेगा 1s2। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग किसका? Fe का लिखते हैं। क्या हो जाएगा? Fe का परमाणु संख्या 26, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, क्या हो जाएगा? 3p6, 4s2, 3d, क्या हो जाएगा? 3d6 हो गया 26। देखिए तो 10 10 10 20, अच्छा 26 हो गया। अब देखिए, अब इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? तो पहले तो ये 3 निकालना है, 3 ही नहीं निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखेंगे। तो 3 कहाँ से? यहाँ ये वाला, तो सबसे पहले यहाँ से निकलेगी एस से, तो एस इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं आर्गन, ठीक है, आर्गन लिख देते हैं। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग 3d6। यहाँ से 2 निकल गई, तो 4s कितना हुआ? 0। डी से कितना निकलेगी? 1। डी से हम लोग 1 निकालेंगे तो 3 तो निकल गई, कितना बची? 5। देखिए हम लोग डी में कितने ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डी में 5 ऑर्बिटल होती है, तो उसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, पांचों का 5 कैसा है? अयुग्मित है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब Fe3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितनी है? 5 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आपको K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। तो पोटेशियम क्या है? 4 गो। पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, प्लस
निकालना किसका है, Na का, तो उसको मानते हैं X। ये क्या वो है Cn, तो 4 है। Cn का ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, तो -1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4 + x - 4 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा x माइनस या x प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, घट जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एल्किल हैलाइड की उपस्थिति, क्या क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में कराने पर क्या प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, बताइए कौन सी अभिक्रिया है, याद है क्या, वुड्स अभिक्रिया, ध्यान में होगा। क्या बनता है, एल्केन बनता है, तो विकस में सम संख्या वाला एल्केन बनता है। क्या है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, तो यहाँ से NaX बन जाता है और इसके बाद क्या बनेगा 2R यहाँ से जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो SN1 जो अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता का जो सही क्रम है वो आपका हो जाएगा क्या, तो आपका हो जाएगा पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन रहेगा, उसके बाद 1 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगी। यही SN2 की बात कर ले, SN2 की, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाती है। ठीक है, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री उसके बाद 3 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्कोहल के निर्जलीकरण का मुख्य उत्पाद क्या होता है। तो अल्कोहल का हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण के दौरान उसका मुख्य उत्पाद क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए मान लीजिए एथिल एल्कोहल, एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल लेके देखते हैं, CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है। इसका निर्जलीकरण, निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो निर्जलीकरण हम लोग H2SO4 की उपस्थिति में करा देते हैं। टेम्परेचर लगभग 170 डिग्री होता है सेंटीग्रेड में। तो क्या होता है कि H2SO4 इसमें से जल को सोख लेती है। ठीक है, एक अणु जल को सोखती है और क्या बना देती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बनती है, तो एथ इन बन जाती है। इसका मतलब कौन सा, एल्कीन या क्या है, डबल बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं, एल्क इन बन जाती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिनॉल को सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ गर्म कराने पर क्या प्राप्त होता है। जब हम फिनॉल को HNO3 और H2SO4 के साथ हम लोग गर्म करते हैं तो जो आपका क्या प्राप्त होता है, तो आपका पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला वही C6H2NO3OH, ठीक है, प्लस H2O, ये पिक्रिक अम्ल होता है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। एनिलीन की अभिक्रिया CHCl3 और KOH के साथ कराने पर क्या बनता है, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता है, देख लीजिए कैसे, C6H5NH2, ये होती है क्या, एनिलीन की अभिक्रिया CHCl3 से कराते हैं। ठीक है, KOH से के साथ 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा C6H5NC। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिए C6H5ANC, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है,
फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद के लिए उपयुक्त होता है। तो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल को विभेद करने के लिए, जांच करने के लिए, बताने के लिए कौन फॉर्मिक है और कौन एसिटिक अम्ल है, तो हम लोग इसमें कौन सा दोनों हम लोग कर सकते हैं, टॉलरेंस अभिकर्मक का भी यूज करते हैं और फेलिंग विलेन का भी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्राथमिक एमीन की पहचान किस अभिक्रिया द्वारा की जाती है? तो प्राथमिक एमीन का जो हम लोग पहचान करते हैं वो आपका हो जाएगा कौन सी अभिक्रिया द्वारा? तो कौन सी अभिक्रिया? कार्बिल एमीन अभिक्रिया द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे पहचान करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं? तो 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, तो इसका हम लोग पहचान कर लेते हैं, ठीक है। और 3 डिग्री में हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि नो अभिक्रिया होता ही नहीं, ठीक है। 1 डिग्री हम लोग बता सकते हैं क्या बनता है। 1 डिग्री का अभिक्रिया हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, ठीक है। तो जो वहां पे बनता है वो आपका आइसोसाइनाइड बनता है। कोई दिक्कत? चलिए समझ रहे हैं। तो ये कार्बिल एमीन से। अगला क्वेश्चन क्या है? बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को भाप के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को भाप के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो आपका बन जाता है फिनॉल बनता है। क्या बन जाता है? फिनॉल, ठीक है। समझ रहे होंगे। बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को जब हम भाप के साथ गर्म करेंगे, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स रहेगा वहां पे, तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। जैसे इसका रिएक्शन देखना है तो देख सकते हैं। जैसे ये आपका बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड हो गया, क्या हो जाएगा? N2Cl, भाप के साथ गर्म करेंगे, C6 क्या बनेगा देख लीजिए, यही बनेगा C6। ये क्या बोलेगा? ये 6H5 तो हो ही गया। यहाँ पे OH जुड़ेगा, फिनॉल बन जाएगा। N2 गैस तो निकल जाती है और HCl अलग हो जाती है, HCl, ठीक है। तो इसका आंसर तो समझिएगा फिनॉल है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका ऑप्शन कराते हैं तो वो दो मतलब 10 से अधिक, ठीक है, जो मोनोसेक्राइड में टूटता है उसको हम लोग पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, स्टार्च जो आपका पॉलीसेक्राइड है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। इंसुलिन मानव शरीर में, मतलब जो इंसुलिन है जो मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो ये अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। किस द्वारा? अग्न्याशय द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नायलॉन 6 का निर्माण किसके संघनन से होता है? तो नायलॉन 6 का जो निर्माण होता है वो आपका कैप्रोलेक्टम के संघनन से होता है, ठीक है। कैप्रोलेक्टम, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और यहाँ से एडिपिक अम्ल का निर्माण, एडिपिक अम्ल जो एडमिक अम्ल में हेक्सामेथिलीन डायमीन मिलाते हैं तो उसका नाइलॉन 6 का निर्माण होता है, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल में ट्रेप्थेलिक अम्ल मिलाते हैं तो उससे हम लोग टेरिलीन या टेफ्लॉन का निर्माण करते हैं। अब विनाइल क्लोराइड किसका मोनोमर है? तो पीवीसी का है, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रबर के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? रबर का वल्कीकरण, जब रबर में हम सल्फर को मिलाते हैं, सल्फर को मजबूत बनाने के लिए, तो उसी को हम रबर का वल्कनीकरण करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिप्रीन का जो रासायनिक नाम है वो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल की भास्मिकता है। तो H3PO4 की भास्मिकता बताना है, तो इसमें एक ऑक्सीजन को छाड़ दीजिए और जितना OH बचेगी, जितना OH बनेगी वो आपका हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन को छाड़ दिए, एक OH बढ़ जाएगी, यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो एक बनेगी और एक इधर बन जाएगी और एक इधर, 3 OH और बन सकती है। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण गुण ताप से स्वतंत्र है? तो ताप से कौन स्वतंत्र होता है? मोल, कौन? लता, मोल लता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके ताप के साथ, ताप से स्वतंत्र होता है। ताप से कौन प्रभावित होता है? तो मोल लता होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए यदि अच्छा लग रहा हो तो, और हो सकता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।